राजपासी राजा कंस के इतिहास की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने बोला था कि राजा कंस के इतिहास को 3 पार्ट में लेकर आऊँगा, जिसमें दूसरा पार्ट आज लेकर आया हूँ। अगर पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि राजपासी राजा कंस का इतिहास इतना बड़ा है कि 2-4 मिनटों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इनका योगदान उस महायुद्ध में था जो 1030 से 1034 तक लड़ी गई। राजपासी राजा कंस के बिना उस महायुद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और दोस्तों, एक बात मैं यहाँ और क्लियर करना चाहूँगा कि राजपासी राजा कंस पर पहली वीडियो जो मैंने डाली थी, कई भाई लोगों को समझने में यह दिक्कत हुई कि राजा कंस की बात जो मैं कर रहा था वो महाभारत वाले कंस थे। तो यहाँ पर मैं साफ साफ करना चाहूँगा कि मैं महाभारत वाले राजा कंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 11वीं सदी के लखनऊ काकोरी कसमंडी के राजपासी राजा कंस की बात कर रहा हूँ। महाभारत वाले राजा कंस अलग थे और 11वीं सदी में लखनऊ कसमंडी के राजपासी राजा कंस अलग थे। और ये सच्ची कहानी राजपासी राजा कंस की है। बात है 10वीं सदी से 11वीं सदी की, जब विदेशी तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी अपनी नीच इरादों से अत्यधिक धन संपदा की लालच में भारत पर आक्रमण करता है और सोमनाथ मंदिर को लूट ले जाता है। तब मशहूर बुद्ध चिकन महमूद गजनवी का भतीजा हरात का रहने वाला सैयद सलार मसूद गाजी 2 लाख से भी ज्यादा सेना लेकर अपनी नीच इरादों को पूरा करने के लिए भारत में जिहाद छेड़ा था। ये सच्ची कहानी उस समय काल के दौरान की है जब सैयद सलार गाजी बहुत बड़ी सेना लेकर, जिसकी संख्या लाखों में थी, अफगानिस्तान से होता हुआ पंजाब को जीतता हुआ दिल्ली पहुंचा और दिल्ली को जीतकर कन्नौज पहुंचा। कन्नौज के राजपूत राजाओं ने बिना लड़े हथियार डाल दिए, यहाँ तक कि इस्लाम भी अपना लिया और कन्नौज के रास्ते गंगा पार कर अवध की धरती लखनऊ पहुंचा। और यहाँ कदम रखते ही उसको सबसे पहली लड़ाई राजपासी राजा कंस से लड़नी पड़ी। राजपासी राजा कंस की शुरुआत होती है 980-85 से 1031 तक और 1031 में राजा कंस वीरगति होते हैं। यह बात उस समय काल की है जब उत्तर भारत में खास तौर से अवध में राजपासियों के छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में मिल बांट कर रहते थे, जो बेहद स्वाभिमानी थे, अपने आन बान शान के लिए जीते थे, जो अड़ियल रुख वाले होते थे। अवध जो उस समय बहुत बड़ा था, अवध में राजपासियों के समय काल में बेहद उन्नति हुई, जिसके सबूत आज भी सैकड़ों खंडहरों के रूप में देखी जा सकती है। ये राजा कंस की वीर गाथा है जिसमें इनकी भूमिका और उनके सहयोगियों के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताई। जैसे राजा सुहेलदेव का 21 राजाओं का संगठित होने का जिक्र मिलता है, उतना ही राजपासी राजा कंस के आसपास 20 राजाओं का वर्णन मिल जाता है। बस ये अलायंस यानी संगठित नहीं हुए थे, या फिर यूं कहिए होने नहीं दिए गए। अगर हो गए होते तो शायद गाजी लखनऊ गोमती पार नहीं कर पाता और उसकी कब्र बहराइच में न होकर लखनऊ के किसी कोने में होती। अब कारण कुछ भी रहा हो, अचानक हुए हमले से संभलने का मौका ना मिला हो, फिर भी जो राजा कंस ने कर दिखाया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि गाजी की लगभग आधी सेना तो लखनऊ के विकट युद्धों में खत्म हो चुकी थी और लखनऊ के राजपासियों ने जमकर युद्ध किया। बाकी बची सेनाओं का संहार बाद में बहराइच वाले राजा सुहेलदेव ने संगठित सेनाओं के साथ मिलकर किया। दोस्तों, इस युद्ध को मैं 3 चरणों में देखता हूं, ये मेरा खुद का विचार है, क्योंकि यह युद्ध 4 से 5 सालों तक लड़ा गया। पहला चरण, सैयद सलार मसूद गाजी 10-29-30 को अफगानिस्तान से होता हुआ पंजाब दिल्ली को जीतकर कन्नौज पहुंचा। फिर गंगा पार कर 10-30-31 हरदोई संडीला काकोरी लखनऊ में विकट युद्ध हुआ। फिर 2 साल बाद तीसरा चरण 10-34 में बहराइच में राजा सुहेलदेव से युद्ध हुआ। यानी कि पंजाब दिल्ली से कन्नौज तक इसकी रफ्तार रुकती हुई नजर नहीं दिखाई देती, लेकिन लखनऊ के विकट युद्धों के बाद इसकी रफ्तार 2 सालों तक थमती सी नजर आती है, जो राजपासी राजा कंस की ही देन थी। और उन्हीं 2 सालों में राजा सुहेलदेव को संगठित होने का मौका मिला। और ये वही 2 साल पहले यानी राजा सुहेलदेव के पहले की कहानी है जो आप तक लाया हूं। राजा कंस की गद्दी कसमंडप कहलाती थी और उसके आसपास गहरी खाइयां थी। चारों तरफ कई गढ़ियां थी जिन पर अनेक सहयोगी सरदार नियुक्त थे। राजा कंस एक शिल्प प्रेमी लगते हैं जिन्होंने कई ऊंचे ऊंचे सुंदर मंडपों, मंदिरों और गढ़ियां बनवाई थी, जिसमें खास तौर से कसमंडप था। और जो आज कसमंडी का नाम जाना जाता है वो पहले का कसमंडप था जिसे राजा कंस ने बनवाया था। मंडप दरअसल एक छत होती है जिसमें खंभे या पावे लगे होते हैं, जो 12 भी हो सकती थी और 16 भी।
और यही मंडपों को बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा तुड़वाकर जो मकबरे बनवाए गए, उसी मकबरों में इन्हीं मंडपों के खंभों को ले जाकर उसी मकबरे में चुनवा दिया गया, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। यानी कि सीधी भाषा में बोलूं तो यह है कि मलिहाबाद के छतरी 12 खंभा जो मुस्लिम शासकों ने बनवाई थी, उसमें लगे 12 खंभे राजपासी राजा कंस के कसमंडप से लाए गए थे। मलिहाबाद के छतरी 12 खंभा जो मुस्लिम शासकों ने बनवाई थी, उसमें लगे 12 खंभे राजपासी राजा कंस के कसमंडप से लाए गए थे, जिसके पुख्ता सबूत हैं जो राजपासियों के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। क्योंकि बाद में मुस्लिम शासकों ने जो भी निर्माण करवाया, उसमें हिंदुओं के ही किलों, भवनों और मंदिरों की सामग्रियों का इस्तेमाल करवाया था। आज भी अवध में पासियों के अनेक खंडहर इस बात का जीता जागता सबूत है पासी राजाओं के बलिदान की। राजा कंस के संदर्भ में इतिहासकारों का मानना है इनका क्षेत्र काफी बड़ा था। अगर कम शब्दों में अगर बताऊं तो राजपासी राजा कंस की लखनऊ में कसमंडी राजधानी थी और उसके चारों तरफ कुछ दूरियों पर इनकी गढ़ियां थी या दूसरे किले थे, जिसमें काकोरी के साथ उन्नाव, संडीला आदि शामिल थे और इन्हीं के बीच राजा कंस की गद्दी थी। पहले सैयद सलार मसूद गाजी ने उन्नाव, संडीला और काकोरी को जीत लिया, तब जाकर कहीं राजपासी राजा कंस की गद्दी तक पहुंच पाए थे। यह युद्ध बहुत ही भयानक था, क्योंकि तुर्कों के पास ना सेना की कमी थी और ना ही घुड़सवारों की, और गाजी की सेना जहां 1.25 लाख थी, वहीं राजपासी राजा कंस की मात्र चंद हजार थे, और ऊपर से उन्नाव, संडीला, काकोरी, राजपासी राजा कंस सारे किले हार चुके थे और अब सिर्फ कसमंडी की गद्दी बची थी। वहीं राजा कंस की सेना भी कम थी। हजारों राजपासियों ने अपनी माटी की रक्षा के खातिर एक एक कोने के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्योंकि लखनऊ के राजपासी जो युद्ध प्रेमी होते थे, अपने आन बान शान को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। जब राजा कंस पूरी तरह से घिरने लगे तो उन्होंने एक कुशल युद्ध नीति का परिचय दिया। सेना सहित किले में वापस दाखिल हुए और बाहरी मदद का इंतजार करने लगे। तब तक कसमंडी की गद्दी तुर्कों के विशाल सेना के घेरे में आ चुकी थी और यहीं पर राजा कंस ने वो कर दिखाया जो किसी के लिए भी करना मुश्किल था। जब तुर्कों ने राजा कंस के किलों को चारों तरफ से घेर लिया और किले के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगे थे, जिसको लीड करने वाला मसूद गाजी के बेटे सैयद हातिम और खातिम थे। सैयद हातिम और सैयद खातिम के बड़े प्रयासों के बाद भी कसमंडी के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, तो वो रात का इंतजार करने लगा। वो रात को ताकत के साथ आक्रमण करने की तैयारी में था और इसी बात को राजपासी राजा कंस ने भांप लिया था और अपने शातिर दिमाग से काम लिया, और उन्होंने वो करके दिखा दिया जो उस समय किसी ने किया ना होगा। जैसे रात में तुर्कों की पहल हुई और किले के दरवाजों और दीवारों को तोड़ा जाने लगा, उसी समय राजपासी राजा कंस ने तेल को गर्म करवा कर गेट पे मौजूद सैयद हातिम और खातिम पर झरोकों के सहारे फेंकवा दिया। गरम तेल के चपेट में आने से सैयद हातिम और खातिम वहीं तड़प तड़प के मर गया और फिर वहां तुर्कों की सेनाओं में भगदड़ मच गई। राजपासी राजा कंस ने इस युद्ध का फैसला मानो शेर के मुंह में हाथ डालकर अपनी तरफ कर लिया और इस युद्ध से मसूद गाजी की होश उड़ गई, क्योंकि अभी तक उसे किसी ने इतना बड़ा घाव नहीं दिया। और फिर अगली लड़ाई लाखन कोट की होती है। बड़ी निर्दयता से मारे जाने वाले सैयद हातिम और खातिम के पक्षधर वाले लोग राजा कंस को क्रूर बताते हैं। अब आप ही लोग बताओ, दुश्मन हजारों में दरवाजे पे खड़ी हो, आपके सारे मार्ग बंद कर दिए गए हों, तो आप क्या करोगे? आप बड़ी चतुराई से युद्ध करोगे, वो भी उन लोगों के खिलाफ जो कभी युद्ध नीति का पालन नहीं किए, जिनको सिर्फ जीत से मतलब था, भले ही धोखे से जीते हो। हजारों महिलाओं की आबरू लूटी हो, उनके साथ इतनी क्रूरता तो बहुत ही कम थी जो राजा कंस ने किया। सैयद सलार मसूद गाजी और उसके सैनिक और सेनापतियों की तलवारें ये फर्क नहीं करती थी कि सामने वाला बच्चा है या बूढ़ा है या फिर जवान है। युद्ध के मैदान में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या फिर दुश्मन आपको मार देगा या फिर आप दुश्मन को मार दोगे। और राजपासी राजा कंस ने इस देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, जिनकी वीर गाथा आज भी लोगों की जुबानों पर सुनी जाती है। राजपासी राजा कंस की मृत्यु पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि कसबंडी की लड़ाई तक वो जीवित थे और कैथौली के विकट युद्ध में राजपासी राजा कंस वीरगति हुए, ऐसा दस्तावेजों में मिलता है। इतिहासकारों का अनुमान है क्योंकि हातिम और खातिम के मरने के बाद मसूद गाजी बिलबिला गया और उसने अपनी पूरी ताकत लाखन कोट पर झोंक दी। अलग अलग लड़ रही अपनी पूरी सेनाओं को एक साथ इकट्ठा कर लाखन कोट पर हमला बोला। लाखन कोट के भीषण युद्ध से लखनऊ की धरती राजपासियों के रक्त से लाल हो गई। अपने संख्या बल के घमंड में चूर मसूद गाजी का नशा चकनाचूर हो गया
जब लखनऊ के राजवासी एक एक कोने के लिए लड़ते रहे। लखनकोट की लड़ाई भले ही बड़ी मशक्कत से मसूद गाजी जीता हो, लेकिन राजा कंस और लखनकोट की शक्तिशाली राजाओं ने गाजी को एक बड़ा गहरा घाव दिया। तभी उसको बहराइच पहुंचने में 2 से 2.5 साल तक का समय लगा। लखनकोट की लड़ाई के बाद मसूद गाजी का अगला पड़ाव बाराबंकी का सतर्क बना और यहाँ से फिर उसने अपनी सारी तैयारियां की और बहराइच तक पहुंचने में 2 से 2.5 साल का समय लगा। ये लखनऊ के राजवासियों के दिए घाव थे, जिससे मसूद गाजी बड़ी मुश्किल से उबर पाया। तब वह अंत में बहराइच पहुंचा और बहराइच की लड़ाई में राजा सुहेलदेव पासी ने 21 राजाओं के सहयोग से युद्ध किया और मसूद गाजी को मार गिराया। अब लोग राजा कंस को क्रूर क्यों कहते हैं या क्या कारण था, इसका पूरा खंडन में उचित साक्ष्यों के आधार पर तीसरे पार्ट में करूंगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की रक्षा करने वाले को क्रूर बता दिया जाता है और जो आक्रमणकारी या लुटेरा होता है उसकी मज़ारें बनाकर पूंजी जाती हैं। और यही नहीं, जितने भी पासी राजा थे जिन्होंने बड़ा प्रतिरोध किया उन तुर्क मुगल आक्रमणकारियों का, उन राजाओं को भी मुस्लिमों ने क्रूर ही कहा है। चाहे राजा सुहेलदेव हो, चाहे राजा कंस हो या फिर 15वीं सदी के राजा लहरी पासी हो, अब सारे राजाओं को क्रूर कहना कहाँ तक तर्कसंगत है, इसका फैसला आप ही लोग करिए। और आपको पता है वो कौन लोग थे। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें तीसरे पार्ट में डिस्कस करूंगा और जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है उस वीडियो का आप लोग वेट करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ सभी तक पहुँच सकें। और ऐसी सच्ची इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।